किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। लोग वर्ड पावर बिल्डअप करने के लिए ना जाने कितने बुक्स और कोचिंग्स के पीछे कितने सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं। कई बुक्स तो धूल और मकड़ी के जाले खाकर किसी कोने में पड़े रो रहे होते हैं। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल गाइडेंस में वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ। इसके लिए त्रिगीतम 4 AM क्लब, जो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिगीतम 4 AM क्लब, इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पे सर्च करेंगे त्रिगीतम, वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम 4 AM क्लब, और वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। और अगर आपको डिटेल में जानने हैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज़ करते वे लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस आपको एक ध्यान रखना है कि इस पर आपको कभी कॉल नहीं करने हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 9, और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को। अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप 1 साल तक तो भूलेंगे ही नहीं भूलेंगे, और अगर आप दूसरी बार देख लेते हो तो आधी ज़िंदगी नहीं भूलोगे, और अगर तीसरी बार देखते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप पूरे लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाओगे इसको। तो मैं 3 बार क्यों देखने बोल रहा हूँ, जबकि एक बार में ही काम चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, लेकिन मैं 3 बार इसलिए देखने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्रा ऑफ सक्सेस। और रिवीजन भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 3 बार देख लिया हो गया काम, नहीं। रिवीजन करने के पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न होता है और उसका एक प्रोसेस होता है। उसी हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अपना रिवीजन करना चाहिए। तो चलिए, वैसे मैं टेस्ट सीरीज़ जो स्टार्ट किया हूँ, टेस्ट सीरीज़ के तहत मैं आप लोगों का जो रिवीजन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। बस आप लोग टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किए रहना और फॉलो करना। जैसे मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करता हूँ वैसे आप लोग को फॉलो करना है। अब ज़रा देखिए, ये है आपका त्रिगीतम 4 AM क्लब, एक ग्रुप है टेलीग्राम पर। वहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्विजेस भी करवा सकते हैं। और दूसरी बात कि पर्सनल गाइडेंस के बारे में जानना है तो मुझे व्हाट्सअप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ज़रा देखिए, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका कॉकश्योर। कॉकश्योर जो है, आप मुझे थोड़ा सा अनुमान करके बताएं कि इसका ओरिजिन हुआ कैसे होगा। और ज़रा देखना, आज मैं इसको इस तरीके से बताऊँगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। तो ज़रा देखो, कॉकश्योर का मतलब होता है वेरी श्योर एंड सर्टेन, मतलब सुनिश्चित होना या पक्का होना, मतलब किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना। अब ज़रा देखिए, इसका ओरिजिन आया कहाँ से ये मैं बताता हूँ। तो सदियों से हम जानते हैं आए हैं कि मॉर्निंग होने पर यानी डे ब्रेक होने पर कॉक मतलब क्या? कॉक मतलब मुर्गा जो होता है बांगता ही बांगता है। मॉर्निंग होते ही, डे ब्रेक होते ही मुर्गे का आवाज़ आपको सुनाई देगा ही देगा। और अभी तो कम देगा क्योंकि सारे जगह मुर्गे नहीं पाए जाते, लेकिन पुराने ज़माने में हर किसी के घर में मुर्गा होता था और वो एक साइन होता था मॉर्निंग हो जाने का। जैसे वो बांगना स्टार्ट किया, मानो मॉर्निंग हो गया। तो जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग मुर्गे के आवाज़ यानी मुर्गे के बांग से ही सुनिश्चित करते थे कि मॉर्निंग अब हो गया है, क्योंकि मुर्गे मॉर्निंग में अपना बांग देता ही देता है। इसलिए मोबाइल में भी आजकल लोग क्या करते हैं, मुर्गे के बांग को अलार्म जैसा लगा देते हैं। कुछ लोग ये सुनिश्चित करने के लिए, ये श्योर करने के लिए कि मॉर्निंग हो गया है। तो आप समझ पाए इस बात को लेकर के कि कॉकश्योर इसी तरीके से आया है। इसका ओरिजिन यहीं से हुआ है कि मुर्गा जो है वो श्योर कर देता है किस चीज़ का, मॉर्निंग होने का। तो कॉकश्योर का मतलब है वेरी श्योर, वेरी सर्टेन। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या बताया? सुनिश्चित होना, पक्का होना। अब ज़रा देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या दिया है। ही वॉज सो कॉकश्योर ऑफ ही सक्सेस दैट ही अप्लाइड फॉर द जॉब बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। मतलब एक बंदा है, वह इतना श्योर था, इतना सर्टेन था अपने सक्सेस को लेकर के कि उसने अपने रिजल्ट के डिक्लेयर होने से पहले ही क्या कर दिया, जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। वो इतना ज़्यादा श्योर था। तो कॉकश्योर का मतलब है एकदम से पक्का होना, सुनिश्चित होना। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अब ज़रा देखिए, कॉक यानी मुर्गे के नाम पर एक और है यहाँ पर, कॉक या स्नूक। कॉक या स्नूक का अर्थ होता क्या है? अब ज़रा देखो, इसका जो हिंदी मीनिंग है, ये देखो, इसका हिंदी मीनिंग होता है ठेंगा दिखाना, मतलब असम्मान प्रकट करना। खास करके किसी व्यक्ति को चिढ़ाने या इंसल्ट करने के व्यू से या फिर ऑफेंड करने के लिए क्या करते हैं, कॉक या स्नूक करते हैं, मतलब ठेंगा दिखाते हैं, असम्मान प्रकट करते हैं। तो यही चीज़ बोल रहा है, टू शो इम्प्यूडेंट
कंटेम्प्ट मतलब क्या है? इम्प्यूडेंट का मतलब होता है क्या है? निर्लज, मतलब ढिठाई, उदंडता दिखाना। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? तो तिरस्कार दिखाना, अपमान दिखाना। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका ये आया कैसे है, तो ज़रा ध्यान देना। कॉक, देखो कॉक जो है ना, सिर्फ मुर्गे का नाम नहीं है। कॉक का मतलब एक वल्गर वर्ड होता है, आप सर्च कर सकते हो, मैं यहाँ बताना अच्छा नहीं समझता, तो आप सर्च कर लेना गूगल पे। और किसी को चिढ़ाने के लिए साउथ अफ्रीका के बच्चे, अगर आप देखेंगे वीडियो, तो क्या करते हैं? अपने पैंट उतारकर लोगों को चिढ़ाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि कॉक या स्नूक का मतलब होता क्या है। और स्नूक का मतलब यहाँ पर क्या है? स्नूक का मतलब होता है अनादर दिखाना किसी को। तो पहला तो एक वो हो गया बच्चे वाली बात, साउथ अफ्रीकन के जो बच्चे होते हैं, तो उसकी बात है। दूसरा जो है इसका कि आया कैसे, तो लोग मुर्गे की तरह नौटंकी करके दूसरे को चिढ़ाते हैं। मतलब मुर्गे की तरह अपना एक्सप्रेशन दे करके दूसरों को चिढ़ाने का काम करते हैं। तो वहीं से आया है आपका कॉक या स्नूक। अब जरा मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप जरा ध्यान से देखना। GIF है एक, उसको जरा ध्यान से देखना, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे कि कैसे लोग मुर्गे की तरह नौटंकी करते हैं और उसके जैसा किस तरीके से स्टाइल दिखाते हैं और दूसरों को चिढ़ाते हैं। अब जरा देखो, वीडियो ध्यान से देखना। ये देख रहे हो आप लोग? ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये लोग क्या कह रहे हैं, ये GIF क्या कह रहा है आपसे? ये मुर्गे की तरह, मुर्गे को ऊपर देख रहे हो कैसा रहता है, तो उस तरीके से अपने नाक के पास सटा करके क्या कर रहे होते हैं? किसी को चिढ़ाने का ये साइन होता है। खास करके वेस्टर्न कल्चर में ऐसा है, किसी को चिढ़ाना हो तो इस तरीके से लोग चिढ़ाते हैं। ये GIF को देख रहे हो आप लोग, और बस ध्यान से देखो। तो इसी को बोलते हैं क्या? कॉक या स्नूक। मतलब किसी के सामने असम्मान प्रकट करना, उसका अनादर करना, एक तरह से चिढ़ाना या फिर इंसल्ट करना, ऑफेंड करना भी कह सकते हो। देख लिए उसका एक GIF भी दिखा दिया आप लोगों को। अब इसका तीसरा मीनिंग समझो कि कैसे आया होगा, ताकि आप कभी भूलो नहीं। और हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग जो करते हैं, ये जो ठेंगा दिखाते हैं, ये पिक्चर देखो आप, ठेंगा दिखाने का साइन है ये। तो ठेंगा दिखाने का क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भी मुर्गे के गर्दन जैसे कॉपी करते हुए अपने अंगूठे को शो करते हैं, ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। ज़रा देखो, ये मुर्गे का जो गर्दन होता है उसके टाइप का हम लोग कॉपी करते हैं और एक दूसरे को ठेंगा दिखाते हैं, यानी चिढ़ाते हैं या उसका अपमान करते हैं। तो आप सिंपल सी बात है कि ख्याल रखना इस बात का, अच्छे से देख लो पिक को। तो कॉक या स्नूक का क्या अर्थ है? तो कॉक या स्नूक का अर्थ होता है ठेंगा दिखाना, असम्मान प्रकट करना। और कॉक का मतलब बता दिया, एक वल्गर वर्ड भी होता है, मुर्गे का भी साइन होता है। और स्नूक का मतलब होता ही है क्या? अनादर करना, तिरस्कार करना, अपमान करना, फिर चिढ़ाने के दृष्टिकोण से या फिर इंसल्ट करने के या फिर ऑफेंड करने के व्यू से। तो इसका मीनिंग आप समझ गए अच्छे से। अब जरा देखिए क्या दिया है इसका एग्जाम्पल दिया है, शी इज़ सो प्राउड ऑफ हर वेल्थ दैट शी ऑलवेज कॉक्स ए स्नूक एट द एक्ट्स ऑफ हर हस्बैंड। काफ़ी लोग ऐसी होती हैं, महिलाएं खास करके, सॉरी मतलब इसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, अपने दौलत के बल पे क्या करती हैं, इतना घमंड होता है उन्हें। मतलब एक शी की बात कह रहा है ये, मतलब एक किसी पर्टिकुलर लेडी की बात कर रहा है कि वह जो लेडी है वो इतनी अपने धन के ऊपर प्राउड करती है, घमंडी है, दैट शी ऑलवेज कॉक्स या स्नूक। मतलब वो क्या करती है, हमेशा अनादर करती है, ठेंगा दिखाती है, असम्मान प्रकट करती है किसके ऊपर? एट द एक्ट्स ऑफ हर हस्बैंड। मतलब किसी भी काम के ऊपर, अपने हस्बैंड के किसी भी एक्ट के ऊपर, किसी भी काम के ऊपर क्या करती है, वो उन्हें अनादर करती है। और किस लिए? क्योंकि वह बहुत ही घमंड करती है अपने वेल्थ के ऊपर। तो ये इसका एग्जाम्पल दिया है। अब जरा देखो थर्ड नंबर देखो। आज मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि काफ़ी कुछ समझाना होता है और ये वीडियो पूरा ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, उसके वजह से मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मैनेज करना। अब जरा देखो थर्ड नंबर देखो। वैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ कि तेज़ी से पढ़ने के पीछे क्या फ़ायदे हैं और बहुत स्लो में जाने से क्या घाटे हैं। तो घाटा होता है क्या है कि आप बहुत स्लो पढ़ते हो तो आपको नींद आने लगती है, लेकिन तेज़ी से पढ़ने से होता ही है कि आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होता बातों से। अब जरा देखो थर्ड नंबर, चैप्टर एंड वर्स। ये क्या है? चैप्टर एंड वर्स का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इन फुल डिटेल टू गिव प्रूफ। मतलब है कि पूरे डिटेल के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, इसका मीनिंग ही है। इसका मीनिंग क्या है? चैप्टर एंड वर्स का मतलब पूरे डिटेल के साथ या पूरे प्रूफ के साथ। अब जरा देखो ये आया कैसे होगा, तो अब जरा समझो चैप्टर का क्या मतलब है। चैप्टर का मतलब ही होता है अध्याय, पूरा का पूरा चैप्टर। वर्स का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है श्लोक। वर्स का मतलब होता है
श्लोक, या फिर जिसको छंद बोलते हैं, छंद, या फिर इसको पद्य भी बोलते हैं कई लोग। तो जरा देखो, ये इसका मतलब होता है वर्ष का मतलब। तो अगर एक श्लोक पर, एक वर्ष के ऊपर पूरा का पूरा एक अध्याय हो तो क्या सेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है इससे? यही ना कि उस श्लोक या वर्ष का पूरा डिटेल दिया हुआ है उस चैप्टर में। एक ही वर्ष के ऊपर पूरा चैप्टर हो तो इसका क्या मतलब है? पूरे डिटेल के साथ है, पूरे प्रूफ के साथ बताया गया होगा उसमें उसका मीनिंग। तो चैप्टर एंड वर्ष का मतलब इसी में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इस वर्ष का पूरा चैप्टर ही है, मतलब पूरा डिटेल है, पूरा प्रूफ के साथ उसका सब कुछ दिया हुआ है। तो चैप्टर एंड वर्ष का मीनिंग होता है पूरे डिटेल के साथ, पूरे प्रूफ के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन नहीं, पहले इसका देख लो क्या एग्जाम्पल। ही हैज सच ए शार्प मेमोरी दैट ही कैन नरेट द स्टोरी चैप्टर एंड वर्स। मतलब उस बंदे के पास उसका जो इतना शार्प मेमोरी है कि ही कैन नरेट, मतलब वो पूरी कहानी को कह सकता है चैप्टर एंड वर्स, पूरी डिटेल के साथ कह सकता है। तो चैप्टर एंड वर्स का मतलब है पूरे डिटेल के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है कूल वंस हील्स। इसको जरा ध्यान से समझना, ये आया कैसे, इसका ओरिजिन मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है टू बी केप्ट वेटिंग, मतलब प्रतीक्षा करते रहना, इंतजार करते रहना। अब जरा देखो कूल का क्या मतलब है। तो कूल का मतलब होता है ठंडा पड़ जाना। कूल का मतलब क्या? शीतलता मिलना। हील्स का मतलब क्या है? आपके हील्स एडी जो होते हैं उसको बोल सकते हो पाँव के सेंस में, अपने फीट के सेंस में भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ज़रा देखो, हमारी संस्कृति की एक ये बात है कि जब पहले वाहन के साधन नहीं हुआ करते थे, वाहन मतलब घोड़े गाड़ी ये सब नहीं हुआ करते थे, मतलब अभी के समय में जैसा कार वार है उस टाइप का। तो कुछ लोग क्या करते थे, लंबी दूरी पैदल चलकर ही आते थे। और जब भी कोई मेहमान या गेस्ट लंबी दूरी तय करके आते थे तो उनके पाँव को शीतल जल से भरे बर्तन लाकर धोया जाता था ताकि उन्हें ठंडक मिले और आराम मिले। आप श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को भी आप देखे होंगे, उनका एक एपिसोड इसमें श्री कृष्णा में, वही रामानंद सागर वाले जो श्री कृष्णा है उसमें देखे होंगे कि श्री कृष्ण भगवान अपने परम मित्र यानी सुदामा, जब उनके पैरों में कांटा चुभ जाता है सुदामा जी का, तो उनके लिए भी वो क्या करते हैं, बिल्कुल शीतल जल से लेकर के पूरे बर्तन में उनके पाँव धोते हैं और उन्हें, ताकि उन्हें ठंडक मिले। तो इसका मतलब यह है कि आपके पाँव को ठंडक मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना होता था। मतलब आप अगर घर से चलना स्टार्ट किए हैं, किसी मित्र के यहाँ जा रहे हैं, आप फिर गेस्ट बनकर कहीं जा रहे हैं और वाहन का साधन नहीं है तो पैदल जा रहे हैं, मान लिया जाए कि 20 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो आप बहुत देर तक क्या करेंगे, उस ठंडक को पाने का इंतज़ार करेंगे कि काश मेरे पाँव में कुछ ठंडक मिल जाए। मतलब बहुत देर तक इंतज़ार करना होता था आराम पाने के लिए। तो कूल वंस हील का मतलब है, इसका साफ साफ इसका मीनिंग है क्या, कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते रहना, प्रतीक्षा करते रहना। तो इसको आप बिल्कुल मत भूलना, कूल वंस हील्स का मतलब ही है प्रतीक्षा करते रहना, इंतज़ार करते रहना। अब जरा देखते हैं इसका क्या एग्जाम्पल। ही हैड टू कूल हिज हील्स बिफोर ही कुड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। मतलब क्या है कि जब एक बंदा है ही, वो क्या करता है, किसी पार्टी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए क्या करता है, उससे मिलने से पहले, बिफोर ही कुड मीट, वो क्या करता है, ही हैड टू कूल हिज हील्स। मतलब उन्हें क्या करना पड़ा था, तो उन्हें प्रतीक्षा करते रहना पड़ा था, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते रहना पड़ा था प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी से मिलने के लिए। तो कूल वंस हील का मतलब है प्रतीक्षा करते रहना, इंतज़ार करते रहना। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, फिफ्थ नंबर क्या है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब जरा यहाँ देखना, इसी में आपका मीनिंग छुपा हुआ है। कैसे समझेंगे इसको, पहले इसका हिंदी मीनिंग जान लो। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है दाम और दंड की नीति। ध्यान देना, दाम और दंड की नीति को क्या कहते हैं, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। जैसे आप सुने होंगे, शायद दिनकर जी कहे थे या फिर कोई निराला जी जो थे वो कहते, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते थे। साम दाम दंड भेद, ये पूरा नहीं जाएंगे। दाम का मतलब समझ लो अवार्ड होता है, एक तरह से रिवॉर्ड होता है, और स्टिक का मतलब होता है पनिशमेंट। तो इसमें क्या कह रहा है ये कि कैरेट शो कर रहा है दाम को, यानी रिवॉर्ड को, इस बात को, और
स्टिक जो है, छड़ी जो है, वो किस चीज़ को शो कर रहा है? तो दंड को। तो मीनिंग साफ साफ इसी में क्लियर है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब है दाम एंड पनिशमेंट, मतलब दाम एंड दंड की नीति। अब जरा देखिए इसका एग्जांपल, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलोज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज। ये कह रहा है कि एक सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन होता है वो किस नीति को फॉलो करता है? दाम एंड दंड की नीति। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय को उन्हें खुश करना है तो वो क्या करेंगे? कैरेट देंगे, मतलब एक तरह से रिवॉर्ड देंगे कि चलो भाई तुमने अच्छा काम किया, उसे एनकरेज करेंगे। और अगर कोई बहुत उदंड टाइप का एम्प्लॉय है तो क्या करना चाहिए? उन्हें दंड भी देना चाहिए। तो इस तरीके का जो पॉलिसी होता है उसी को कह रहा है दाम एंड दंड की नीति। तो इसका मीनिंग आप समझ गए। मतलब जो बंदा अगर दाम से माने तो ठीक है, नहीं तो दंड अपनाओ, ये कहने का मतलब है। साम दाम दंड भेद, साम का मतलब होता है समझाना, दाम का मतलब होता है रिवॉर्ड देना, साम दाम दंड, दंड का मतलब पनिशमेंट देना। अगर ना माने तो भेद की नीति, मतलब उनके बीच में फूट डालो। जैसे फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाता था कौन? आपका अंग्रेज लोग, हमारे इंडिया में राज करने के लिए। तो वही उसी के नीति को बोल सकते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मतलब दाम और दंड की नीति। तो अब चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब होता है टू बी यूजफुल। क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ है उपयोगी होना, मतलब काम में आना। कन्वीनियंट होना मतलब सुविधाजनक होना, आसान होना। इतने सारे इसका मीनिंग है। मतलब एक अर्थ में समझ लो सुविधाजनक होना और फिर उपयोगी होना। अब ये आया कैसे होगा ये समझो। तो कम इन, यहाँ पर है कम इन। कम इन का क्या अर्थ है? इसका मतलब आना होता है। हैंडी का क्या मतलब होता है? तो हैंडी का मतलब होता है आसान और फिर सुविधाजनक। तो आप इसी से इसका अनुमान लगा सकते हो कि क्या है इसका अर्थ। तो सुविधाजनक होना और फिर उपयोगी होना। अब इसका सेंस तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है इसी से, तो ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं जानना है। अब जरा देखिए एग्जाम्पल में, टेक सम वुलन क्लोथ्स, मतलब कुछ ऊनी के वस्त्र आप अपने साथ में ले लो। दे मे कम इन हैंडी इन शिमला। जब आप शिमला जाओगे तो वहाँ क्या होगा? ये काफ़ी हैंडी होगा, काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी सुविधाजनक होगा। क्यों? क्योंकि शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वुलन क्लोथ्स वहाँ पर आपके काम आएंगे। तो उसी सेंस में कह रहा है कम इन हैंडी, मतलब टू बी यूजफुल। कहने का मतलब उपयोग होना, काम में आना, कन्वीनियंट होना, सुविधाजनक होना। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है डिग द ग्रेव। डिग द ग्रेव का मतलब होता है टू टार्निश और फिर टू डिस्ट्रॉय। क्या अर्थ है इसका? तो टू टार्निश का मतलब क्या होता है? अपना नाम कलंकित कर लेना। और फिर डिस्ट्रॉय का फिर क्या मतलब है? बर्बाद कर लेना। तो डिग द ग्रेव का मतलब होता है खुद के सेंस में, अपने के सेंस में, जैसे खुद की बर्बादी कर लेना, खुद को कलंकित कर लेना, तो डिग द ग्रेव कहलाता है। अभी आया कैसे होगा? तो डिग का मतलब होता क्या है? खोदना। डिग का मतलब आपका खोदना होता है, ग्रेव का मतलब आपका कब्र होता है। मतलब खुद का कब्र खोदने का सेंस यही है कि खुद की बर्बादी करना, खुद के नाम बदनाम कर लेना। तो ऐसा कहलाता है डिग द ग्रेव, मतलब खुद की बर्बादी कर लेना, खुद के लिए कब्र खोद लेना। कहते हैं ना, अपने लिए कब्र खोद रहा है वो, मतलब अपने बर्बादी का दिन देखने चला है वो। तो डिग द ग्रेव का मतलब है बर्बादी कर लेना, कलंकित कर लेना, खुद के सेंस में, अपने के सेंस में। अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? बाय टेकिंग साइड ऑफ द कल्प्रिट ही डग द ग्रेव ऑफ हिज रेपुटेशन। कहने का मतलब है कि बाय टेकिंग साइड ऑफ द कल्प्रिट, मतलब अपराध के पक्ष लेना। क्या कर रहा है वो? एक अपराधी का पक्ष ले रहा है और इससे क्या करेगा? ही डग द ग्रेव ऑफ हिज रेपुटेशन। वो अपना रेपुटेशन का मतलब क्या है? तो अपना ख्याति, मान सम्मान, अपने इज्जत के ऊपर क्या कर रहा है? वो एक तरह से कलंकित कर रहा है। वो अपने इज्जत को क्या कर रहा है? मिट्टी में मिला रहा है, बर्बाद कर रहा है, बर्बादी कर रहा है एक तरह से अपने रेपुटेशन को। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो डिग द ग्रेव का अर्थ आप एक सिंपल मीनिंग समझ लेना, कलंकित करना, खुद को बर्बादी करना। अब चलिए 8 नंबर। 8 नंबर क्या है भाई? 8 नंबर है ड्रॉ द लॉन्ग बॉ। देख लो जरा ध्यान से, ड्रॉ द लॉन्ग बॉ, इसका मतलब है एग्जैजरेट करना। कहने का क्या मतलब है? तो ड्रॉ का मतलब क्या है? ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, और बॉ का मतलब क्या होता है? ये धनुष जो आप पिक्चर में देख रहे हो। क्या अर्थ है इसका? तो ड्रॉ द लॉन्ग बॉ का अर्थ है कि बढ़ा चढ़ा कर कहना, बहुत ज़्यादा बड़ाई कर देना। तो ये आया कैसे, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि एक ज़माना हुआ करता था जब युद्ध या बैटल के समय लोग अपनी ताकत को दिखाने के लिए इस तरह से धनुष को खींच कर दिखाते थे। अब जरा ध्यान से देखो किस तरह से ये लड़की क्या कर रही है? धनुष खींच करके दिखा रही है। तो
इस तरह से खींच करके दिखाते थे जिससे कि सामने वाला डर जाए, मतलब सामने वाला जो दुश्मन है वो उसके धनुष को खींचने के स्टाइल से ही देख करके वो भयभीत हो जाए, उसको ऐसा लगने लगे कि काफ़ी ताकतवर होगा। लेकिन ये जो खींचने वाले लोग थे ये सिर्फ क्या करते थे, वे लोग सिर्फ धनुष खींचने में माहिर होते थे, निशाने साधने में नहीं। और अंततः होता क्या था, हार जाते थे। तो लोग उन्हें लंबे धनुष खींचने वाले करार दे देते थे, मतलब कि ये लोग सिर्फ क्या करेंगे, धनुष लंबे लंबे खींचेंगे, मतलब इन लोग का निशाना है नहीं, बस धनुष लंबे लंबे खींच करके बस डराएंगे। तो ये इसका मतलब है, एक बैटल से आया है इसका ओरिजिन। यानी कि फेंकने वाले बोल सकते हैं, बड़े बड़े लोग जो फेंकते हैं ना, होते कुछ नहीं है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसी टाइप का आया है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार बहुत फेंक रहा है ये, तो उसी तरीके से कह रहा है यार बहुत बड़ा लंबा ये क्या कर रहा है, धनुष खींच रहा है। तो इस तरीके से ये लोग उन्हें बोलने लगे वैसे लोगों को कि ये लंबे धनुष खींचने वाले हैं, सिर्फ ये जीतने वाले नहीं हैं। तो इससे इसका मीनिंग साफ है कि लंबे धनुष खींचने का अर्थ यहाँ पर यह है, ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब है कि सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले लोग, बहुत ज़्यादा बड़ाई करने वाले लोग, और होते असल में वैसे कुछ होते नहीं हैं। तो इससे आप समझ पाए होंगे कि क्या इसका सेंस है। तो इसका मीनिंग भी आप समझ गए कि ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब चलिए 9th नंबर की ओर। 9th नंबर क्या कह रहा है आपका, अब जरा देखो। 9th नंबर है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का अर्थ होता है डाई वाइल वर्किंग, मतलब काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना। डाई इन हार्नेस का मतलब है काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अब जरा देखो हार्नेस का क्या अर्थ है भाई, हार्नेस का मतलब होता है जुताई करना, मतलब इसका ओरिजिन है जब खेतों की जुताई घोड़े से की जाती थी। पहले ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, जब घोड़े से अपने खेतों की जुताई किया करते थे लोग, और घोड़े मर जाते थे खेतों को जोतते जोतते। तो इस तरह से ये कहावत फेमस हो गया कि डाई इन हार्नेस, मतलब काम करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो कैसे आया समझ गए। अब मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ, कुछ ऐसे लीडर्स के नाम आपको बताने हैं कमेंट में कि जो अपने ऑफिस में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, काम करते करते चले गए। तो जैसे एक दो मैं बता देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे, लाल बहादुर शास्त्री पीएम थे हमारे। कलाम सर जो हो गए, ये भी एक तरह से काम करते करते ही क्या हुआ, इनका डेथ हुआ है। तो डाई इन हार्नेस का मतलब है क्या, तो डाई इन हार्नेस का मतलब है काम करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना, और हार्नेस का मतलब होता है खेतों की जुताई करना। और इसका स्टोरी क्या है घोड़े वाले, वो तो मैं बता ही दिया हूँ। अब जरा देखते हैं क्या इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये। आवर प्रिंसिपल डाइड इन हार्नेस, मतलब हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे वो क्या कर गए, काम करते करते उनकी मृत्यु हो गई, मतलब काम करते हुए वो चल बसे। तो डाई इन हार्नेस का मतलब है काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अब 10th नंबर देखते हैं। 10th नंबर क्या है भाई, ये है डच करेज। डच करेज का मतलब होता है ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। ध्यान से सुनना, क्या बताया मैं कि डच करेज का मतलब है ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। क्या इसका मीनिंग क्या है, तो नशे में साहस दिखाना, नशे में साहस दिखाना। अब कैसे लोग हैं जो नशे में साहस दिखाते हैं, जैसे कुछ लोग ज़्यादा पी लेते हैं ना, तो वो अपने आप को खुद को सबसे सुपीरियर समझने लगते हैं। मैं मार दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, ऐसे करके। तो ये आया कहाँ से, ये तो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा ही, लेकिन एक थोड़ा सा फनी चुटकुला सुन लो। वो है क्या, एक शराबी का चुटकुला है, आप लोग भी सुने होंगे। मैं एक बार दोहरा देता हूँ, थोड़ा बीच बीच में एंटरटेन होना चाहिए। वैसे मैं एंटरटेन कराने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, मैं चाहता हूं कि आप एकदम फोकस्ड होकर सिर्फ पढ़ाई करें। एंटरटेन तो बहुत दिनों तक किए हैं आप लोग, अगर ग्रेजुएट कर गए तो समझ लो कि बहुत एंटरटेन किए होंगे, है ना। फिर भी एक चुटकुले के तौर पर मैं बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक शराबी कहता है एक पुजारी के सामने कि इस दुनिया में मैं ही सबसे बड़ा, क्या कहता है, इस दुनिया में मैं ही सबसे बड़ा। तो पुजारी बोलता है कि अरे यार आप कैसे बड़े हो, आपसे बड़े तो भगवान है। तो शराबी कहता है भगवान बड़ा तो मंदिर में क्यों पड़ा। फिर पुजारी कहता है अच्छा चलो मंदिर बड़ा। फिर शराबी कहता है मंदिर बड़ा तो धरती पे क्यों पड़ा। फिर पुजारी कहता है अच्छा चलो धरती बड़ी। फिर शराबी कहता है धरती बड़ी तो शेषनाग के फन पे क्यों पड़ी। तो फिर पुजारी कहता है अच्छा चलो भाई मान लिया शेषनाग बड़े। फिर शराबी कहता है शेषनाग बड़े तो शिव जी के गले में क्यों पड़े। फिर पुजारी बोलने लगता है अच्छा चलो शिव जी बड़े। फिर शराबी को मतलब वो पता है ना वो क्या रहता है, अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस रहता है वो। तो वो फिर क्या कहता है कि अच्छा अगर शिवजी बड़े तो पर्वत पर क्यों पड़े। फिर पुजारी कहता है अच्छा पर्वत बड़ा। फिर शराबी कहता है अगर पर्वत पड़ा तो हनुमान जी के हाथ पर क्यों पड़ा।
फिर पुजारी कहता है चलो हनुमान जी बढ़े। फिर शराबी कहता है अगर हनुमान जी बढ़े तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े। फिर शराबी कहता है पुजारी कहता है चलो मान लिया भाई राम जी बढ़े। फिर शराबी कहता है राम जी बढ़े तो सीता जी के पीछे क्यों पड़े। फिर पुजारी कहता है अच्छा चलो माना तो सीता जी बढ़ी। फिर शराबी कहता है सीता जी बढ़ी तो अशोक वाटिका में क्यों पड़ी। फिर पुजारी कहता है अरे भाई आप ही बता दो कौन बड़ा। तो शराबी कहता है वो सबसे बड़ा जो 2 बोतल पीकर भी सीधा खड़ा। बात समझ रहे हो। मतलब कहने का है कि जो लोग अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस रहते हैं वो खुद को सुपीरियर समझने में कभी पीछे नहीं हटते। एक सीधा साधा व्यक्ति को भी अगर एकदम फुल पिला दो तो होता क्या है, वो व्यक्ति खुद को अगर जिसके मुंह से कभी आवाज़ नहीं निकला करता था और वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का हुआ करता था, शराब पीने के बाद तुरंत एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा, पूरा डिंग हाँकने लगेगा, है ना। तो डच करेज का मतलब होता ये है कि नशे में साहस दिखाना। डच करेज का मतलब नशे में साहस दिखाना। अब जरा इसके ओरिजिन पे ध्यान देना कि जब एंग्लो और डच का वॉर हुआ था, एंग्लो और डच वॉर हुआ था शायद 17 सेंचुरीज में ऐसा कुछ हुआ था। तो हुआ क्या था कि डच के कुछ सेना जो थे वो पूरे पी रखे थे और हारने के बाद क्या हुआ था, उल्टा वे कह रहे थे देखो हमने अंग्रेज़ों को हरा दिया और तो और मैं क्या किया हूँ कि उनको अपने कब्जे में रखा हूँ, सारे सेनाओं को कब्जे में रखा हूँ, जबकि वो खुद उनके कब्जे में थे, अंग्रेज़ सेनाओं के कब्जे में। और जब अंग्रेज़ सेना कह रहे थे कि भाई तुम लोग हमारे कब्जे में हो, उन लोग एकदम अकड़ कर बोल रहे थे नहीं तुम लोग हमारे कब्जे में हो। तो उसी वक्त ये कहावत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ कि डच करेज, मतलब डच लोग जो है ना फालतू का करेज दिखाते हैं। मतलब क्या है कि वो लोग पी रखे होते हैं और पीने के बाद जो ऐसी कहानियाँ उन लोग रच दिए, इसी से ये फेमस हो गया कि डच करेज मतलब नशे में साहस दिखाना। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखोगे, मुझे नहीं लगता आप लोग भूलोगे। तो यहाँ पर क्या है, इसका एग्जाम्पल है ड्रंकार्ड्स ऑफन इंडल्ज इन डच करेज एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजिनरी क्वालिटीज़। मतलब जो पियक्कड़ लोग होते हैं, ड्रंकार्ड्स होते हैं, ऑफन वो अक्सर क्या करते हैं, इंडल्ज इन डच करेज, वो हमेशा क्या करते हैं, वो नशे के साहस दिखाने में हमेशा इंडल्ज रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं। एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजिनरी क्वालिटीज़, और जो काल्पनिक क्वालिटीज़ होता है, गुणवत्ता होता है उनका, उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी क्या करते हैं, बोस्ट करते हैं, डींगे हाँकते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ क्या अर्थ होता है। तो ज़रा देख लो क्या है ये कॉक्स्योर। कॉक्स्योर का मतलब होता है क्या है, तो कॉक्स्योर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा श्योर होना, बहुत ज़्यादा सर्टेन होना, सुनिश्चित होना, पक्का होना। नेक्स्ट है कॉक के स्नूक। कॉक के स्नूक का मतलब होता है ठेंगा दिखाना, असम्मान प्रकट करना, खास करके चिढ़ाने के लिए, किसी को ऑफेंड करने के लिए। थर्ड नंबर क्या है आपका, थर्ड नंबर है चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स, इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब होता है पूरे डिटेल के साथ, अब पूरे प्रूफ के साथ। फिर है कूल वंस हील्स, इसका मतलब प्रतीक्षा करते रहना, इंतजार करते रहना। फिर है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इसका मतलब है दाम और दंड की नीति। फिर है नेक्स्ट वन है आपका 6 नंबर कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब होता यह है कि उपयोगी होना, काम में आना। नेक्स्ट है आपका डिग द ग्रेव, मतलब खुद की बर्बादी करना, खुद की बर्बादी देखने को चलना और फिर कलंकित करना। फिर है ड्रॉ द लॉन्ग बॉ, इसका मतलब है कि बढ़ा चढ़ा कर कहना, बहुत ज़्यादा डिंग हाँकना, बहुत ज़्यादा बड़ाई करना। फिर 9th नंबर क्या है डाई इन हार्नेस, मतलब काम करते करते क्या होना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। डच करेज का मतलब क्या होता है कि एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस के अंडर क्या अपना ब्रेवरी दिखाना, मतलब नशे का साहस दिखाना, डच करेज कहलाता है। तो चलिए हम लोग आज बहुत अच्छे से तरीके से सीखे हैं, और आप लोग एक काम जरूर करना मेरे लिए, लाइक ज़रूर करना भूलना नहीं। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।